अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माफ़ी की गुंजाइश ख़त्म, लाडलापन ख़त्म शुद, ये वो वाज़ेह पैगाम है जो इमरान खान साहब को दे दिया गया है, जिसके बाद इमरान खान साहब ने एकदम से अपनी तमाम तर इल्ज़ामात की तोपों के दहाने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिए हैं और अपने दौरे इक़्तिदार और दौरे सियासत की तमाम तर कोताहियाँ, खामियाँ, गलतियाँ सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिए हैं। और अब जो बढ़ते बढ़ते उन्होंने इंतहाई संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। ये सारी क्या कहानी है, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और फिर डॉक्टर शहबाज गिल जो इस वक्त तहवील में हैं, उनके वाले से भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आयद कर रही है। और वही तहरीक इंसाफ जिनके इमरान खान साहब लीडर से लेकर फवाद चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब से लेकर सेनेटर फैसल जावेद तक सब लोग उनके बयानिए को गलत करार दे रहे थे। अब वो यकदम यू टर्न नहीं बल्कि अबाउट टर्न लेकर एक बार फिर डॉक्टर शहबाज गिल के पीछे खड़े हो गए और बहुत सारे बड़े ऐलानात कर दिए हैं। ये तमाम क्या स्टोरी है, ये भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में जितने लाडले इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब थे, इतना शायद कभी भी कोई नहीं रहा। इमरान खान साहब ने सियासी जमात तो 1996 में बनाई थी, लेकिन वो बकौल शेख रशीद अहमद उस ज़माने में शेख साहब कहा करते थे कि इनकी जमात में इतने बंदे भी नहीं हैं जितने कि टांगे की सवारियाँ होती हैं। वैसे ये इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है अमलन, मतलब मिसाल देने का मकसद ये होता है कि बहुत कम सारे लोग थे, उंगलियों पर गिने जा सकते थे। शायद उनकी तादाद सैकड़ों में होगी, मतलब हज़ारों में भी नहीं थी। और कभी कभार वो इलेक्शन भी लड़ लिया करते थे, कभी जीत गए कभी हार गए, लेकिन पार्टी की कोई अहमियत नहीं थी। पार्टी को जनाब उस वक़्त जब वो हो गए बकौल उनके सियासी मुखालफिन के सिलेक्टेड, तो फिर वो पार्टी के बीच में वो हवा भरने वाली बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गई। और 2011 का जलसा हो गया लाहौर में मीनार पाकिस्तान का, जहाँ पे बड़े बड़े लोग अचानक ही तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। और उस जलसे के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को खबर हुई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की कोई बड़ी जमात है। उसके बाद फिर दिन देखा गया ना रात देखी गई, पकड़ पकड़ कर इधर उधर से लोग लाए गए, उस पार्टी में डाले गए। ख़ुद उनके मौजूदा इत्तेहादी चौधरी परवेज़ लाई भी ये शिकवा करते पाए गए कि जनाब उनकी पार्टी के बंदे तोड़ तोड़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में तकरीबन 90 या 95% जो क़यादत थी वो सब के सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चली गई। और जनूबी पंजाब के अंदर भी जितने मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, क्योंकि जनूबी पंजाब के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं अमूमन वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कहाँ किधर इशारा उस तरफ जाते हैं। तो वो सारे लोग भी इमरान खान साहब के मिलकर, इमरान खान साहब ने 2013 का इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन तो वो हार गए, लेकिन लाडलापन तो उनका जो अभी जारी था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इमरान खान था मुबैना तौर पर वो अभी चल रहा था। और हमने देखा कि उन्होंने धरने भी दिए, 126 दिन के धरने दिए, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। रेड जोन के अंदर भी दाखिल हो गए, पीटीवी पर भी हमला कर लिया, जंगले भी तोड़ दिए गए, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे वो कपड़े धो के लटका दिए गए, सारा कुछ होता रहा। जजेस की तलाशियां ली जाती रही, उनकी गाड़ियों की डंडा बरदार लेते रहे, एसएसपी इस्लामाबाद को ऐसे लिटा के मारा गया, सारा कुछ हुआ। लेकिन इमरान खान साहब को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। और उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए पीटीवी हमला केस के, उन तमाम मुकदमात में भी इमरान खान साहब को कभी ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कभी जमानत भी कराने की ज़रूरत महसूस नहीं की। और फिर उनके लाडलेपन की एक और स्टेज आई जिसका इमरान खान साहब ने खुद एक टीवी प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने जब लॉकडाउन की कॉल दी हुई थी तो उनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप पिटीशन लेकर इधर आए पनामा वाली नवाज शरीफ के खिलाफ, तो हम फैसला करते हैं। तो उनसे पूछा गया कि किसी साबिक जज ने कहा, उन्होंने कहा जी सिटिंग जज उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा का उन्होंने नाम लिया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के साथ थे जिन्होंने मुबैना तौर पर जो पनामा वाला केस है उसका फैसला सुनाया था। तो वो उसी मुलज़म की हैसियत से बग़ैर किसी ज़मानत के और इश्तारी अदालत की तरफ से करार दे दिए गए, लेकिन वो पेश होते रहे सुप्रीम कोर्ट में। इस मुल्क के अंदर वो चूँकि लाडले थे, उनको किसी ने नहीं पूछा। फिर जब पनामा में से कुछ नहीं निकला तो अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। इसके बाद फिर ये पता चला कि इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर फरमाइश की है कि जी जो इलेक्शन से पहले पहले नवाज शरीफ साहब को और उनकी साहबजादी को सज़ाएँ सुनाई जाए। वो फिर वो सज़ाएँ जो है वो उनको हुई। और उसके बाद फिर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी सामने आया और उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि इनकी ज़मानतें नहीं होनी चाहिए इलेक्शनों से पहले। बहरहाल ये सारे अब चीज़ें जो हैं वो इनके बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन ये इमरान खान साहब का लाडलापन जो था वो चल रहा था। उसके बाद वो इलेक्शन जीत गए, ये जिता दिए गए। उनके मुखालफिन तो कहते हैं आरटीएस बिठा के जिताए गए, लेकिन बतौर रिपोर्टर मैंने भी उस इलेक्शन की कवरेज की थी। मैंने लाइफ में बहुत सारे जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी कवरेज की हुई है।
और हमेशा हमारे पास इलेक्शन कमीशन का कार्ड होता था और हम पोलिंग स्टेशन विज़िट किया करते थे। लेकिन उस इलेक्शन में किसी रिपोर्टर को इलेक्शन कमीशन के कार्ड के बावजूद पोलिंग स्टेशन में किसी ने नहीं घुसने दिया। एक आध पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लिया जाता था जहाँ पे सारे रिपोर्टरों को एक उसी पोलिंग स्टेशन का चक्कर लगवा दिया जाता था। बाकी पूरे पाकिस्तान में जो है वो किसी पोलिंग स्टेशन पर किसी साफ़ी को इलेक्शन कमीशन के कार्ड को तो किसी ने पूछा ही ना कि वो भी कोई चीज़ होती है। इमरान खान साहब वो इलेक्शन फिर भी नहीं जीत सके, तो फिर जितने आज़ाद उम्मीदवार थे वो जहांगीर तरीन साहब के ज़रिए जाते रहे। वो पता चलता था फ़ोन आ गई है, फिर जहाज़ आ गया, फिर मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो फिर वो मुशर्रफ बा इमरान खान होते रहे और बनी गाला में पहुंच के वो पीटीआई के झंडा गले में पहनते रहे, तो लाडले थे। और फिर जब ये हो गया कि जी अब उन्होंने उनकी अक्सरियत पूरी कर दी है, तो अभी वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे और उन्होंने जाना था सऊदी अरब, अपने साथ जुल्फ़ी बुखारी को ले जाना था और जुल्फ़ी बुखारी का नाम ECL में शामिल था। तो उस वक़्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे और उन्होंने बग़ैर किसी हैसियत के जनाब वो फ़ोन उठाया, सेक्रेटरी दाखिला को फ़ोन किया और वो जुल्फ़ी बुखारी का नाम ECL से निकल गया। यानी कि इतने लाडले थे कि सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा था। उस सिस्टम की सपोर्ट इस कदर थी कि जब वो इक़्तिदार में आ भी गए तो उसके बाद भी फिर कहा गया कि जी मस्बत रिपोर्टिंग की जाए, 6 महीने दिए जाएँ इनको परफॉर्मेंस दिखाने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और 1.25 साल तक जो पाकिस्तान की मईशत थी वो मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस होगी। और उसके बाद फिर जब कोरोना आया तो फिर ये कहा गया कि जी ये कोरोना की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो उससे पहले 1 साल 1.25 साल था उसमें मईशत जा चुकी थी। लेकिन चूँकि लाडले थे, इनके खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं थी, इनके खिलाफ कुछ चीज़ रिपोर्ट नहीं होती थी। इनके तमाम तर सियासी मुखालफिन जो थे वो मीडिया पर नहीं आ सकते थे। नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते थे, मरियम साहबा नहीं आ सकती थी, आसिफ अली जरदारी साहब के चलते हुए इंटरव्यू उतरवा दिए गए, मौलाना फजल रहमान साहब के इंटरव्यू हुए हुए रोक दिए गए। और उससे पहले इलेक्शन मुहिम के दौरान भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके थे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही किसी और उम्मीदवार को जाने की इजाज़त थी। तो बहरहाल इतना लाडले थे। और उसके बाद जब इक़्तिदार में आ गए तो वो कहते हैं कि ना इनको आता था हुकूमत करना, ना इनको आया, क्योंकि उनकी एक ही जो है वो जिसे कहते हैं सलाहियत थी, जिसका वो अक्सर बरमला इज़हार करता है, जी मैं वो फंडिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ। तो वो फंडिंग वाला मामला तो उनका ठीक है, लेकिन वो वजारत उसमें उनकी बस की बात थी नहीं। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो अभी भी हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की ताकि इनको कोई खड़ा किया जाए। वो जो मुल्क के ख़राब माशी हालात के तहत मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किया करते थे और उसके बाद इमरान खान साहब जाके इमदाद वो ले आया करते थे, जो कि पहले जनरल बाजवा साहब की कोशिशों से वो लोग हामी भर लेते थे। बहरहाल ये लाडलेपन की एक लंबी चौड़ी कहानी है जो कि ख़त्म नहीं हो रही थी। और वो लाडलापन जब उनके खिलाफ तरीक़े अदम एतमाद आ गई, पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसका बरमला इज़हार 2-3 बार DGI SPR ने भी किया, बाकायदा ऐलान किया इस बात का, और इसको पाकिस्तान के जो जमहूरियत पसंद तबके हैं उनकी तरफ से बड़ा सराहा गया। उसके बाद जब ये हुआ और उनको इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा, इक़्तिदार से महरूम भी ऐसे होना पड़ा कि वो बिल्कुल भी तरीक़े अदम एतमाद पे वोटिंग कराने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, फिर जब इन्होंने हुक्म नहीं माना तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती थी। लेकिन फिर रात के वक्त वो कुछ कैदियों की वेनेशनें आ गई, जिसके बाद ये फिर इनको इक़्तिदार से जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी इनका लाडलापन अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि जनाब हम जो है हमारे खिलाफ अदालतें रात को खुल जाती हैं। उसके बाद फिर अदालतों ने मुबैना तौर पर यह तय कर लिया कि जनाब दिन हो, रात हो, छुट्टी हो, गेस्टेड हॉलीडे हो, जो भी मर्जी दिन हो, कि खान साहब की जो पार्टी हो, उनके लोग हैं, उनके लिए अदालतें खुलेंगी। फिर हमने देखा कि अदालतों ने कैसे उनको रिलीफ भी दिए। आप शीरी मजारी वाला केस ले लीजिए, घंटों में अदालत ने उनको प्रोड्यूस करवा के रिहा कर दिया। गिरफ्तार हुई थी वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और फिर जो शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब, इनके नाम ECL में डले, वो मतलब छुट्टी वाले दिन अदालतें खोल कर निकाले गए। इसी तरह ये जो इल्ज़ाम इन पर आयद होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले और हमजा शहबाज शरीफ वगैरह, कि जी ये हमारी तरफ जब वो लोग आ गए तो उस वक्त आपने कहा कि पार्टी के सरबराह जो है उसका लेटर अहम है। लेकिन जब वो पार्टी के सरबराह ने हमारे हक़ में लेटर लिख दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि नहीं जी, वो पार्लिमानी लीडर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस वो चल रहा था, वो 8 साल तक उसका फैसला नहीं हुआ। और जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्तवा ले सकती थी वो उनको इल्तवा मिलता रहा और कोई वो फैसला नहीं हो रहा था। और फिर आखिर इमरान खान साहब ने जो बातें करनी शुरू की, वो कहते हैं ना, वो परिंदा अपने पाँव की वजह से और
इंसान अपनी बातों की वजह से जाल में फंसता है। इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार से वो निकल गए तो उसके बाद वो हर गुजरने वाले दिन के साथ ऐसी गुफ्तगू करने लगे कि वो उनका जो जाना था उसको फिर शायद गनीमत जाना गया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, कि यार ये बंदा जिस तरह की ये बातें करे, अगर ये रह जाता तो ये और ज़्यादा काम ख़राब हो जाता। उनकी तरफ से जो IMF से मायदे किए गए, जो बैन अवी मामलात किए गए, बैन अवी पाकिस्तान तनाई का शिकार हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे तमाम मुहब्बे वतन तबकों को। लेकिन खान साहब ने फिर वो अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की कि उस बयानिया के नतीजे में पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा या नहीं होगा। उन्होंने अपनी बात की और पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई सबूत नहीं मिले, ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन खान साहब जो है वो कायम थे अपनी बात पर। लेकिन सिस्टम उनको बहरहाल किसी न किसी जगह पर बार बार सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब ये पता चला है मुबैना तौर पे कि जी बस हो गई है। और बस इस तरह से हो गई है कि खान साहब ने जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें वो जो एक उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि जैसे अदालतों को धमकाना शुरू कर देते तो फिर अदालतें उनको रिलीफ देना शुरू कर देती थी। हमने देखा कि 25 मई को जब वो उन्होंने अदालत ने से रिलीफ लिया और वो इस्लामाबाद में आए मार्च करके, जो आग लगी और जो सारा कुछ हुआ, और वो अदालत में दिए गए बयान के बरक्स वो अपने वर्करों को डी चौक जाने का कहा। फिर तमाम पाकिस्तान की एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स भी पेश कर दी अदालत में कि जनाब इनके लोग मुसल्ला भी थे, इनके पास सारा कुछ था। उन रिपोर्ट्स पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हुकूमत अगले दिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर गई तो खान साहब को नोटिस भी देना गवारा नहीं किया गया, और वो उनकी तरफ से खुद ही मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो है वो वजात दे के केस ख़त्म कर लिया। अब वो चूँकि अदालत का फैसला है उसको तस्लीम तो करना पड़ता है, लेकिन एक जो मस्बत तनकीद जो है वो की जा सकती है कि दायरे के अंदर रहते हुए। तो बहरहाल वो ये चीज़ें थी जो उनके मुखालफिन बात करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये सारा कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। खान साहब मुसलसल लड़ लेते। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ दिनों से जो उन्होंने बातें करनी शुरू की हैं, ख़ुसूसन उन्होंने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में उन्होंने एक बात कही कि जी वो जनरल बाजवा ने मुझे कहा है कि मैं मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहूँ। ये अब एक प्राइम मिनिस्टर की और एक अगर आर्मी चीफ की कोई बात हुई है तो ये पब्लिक में करने वाली बात नहीं थी। यहाँ से उन्होंने अपनी जो नहीं है वो लीकेज प्रोग्राम जो है वो जो एक उनकी हिम्मत अमली है कि धमका के रखो दूसरों को कि लोग आपसे डर कर आपका साथ देते रहें, जिस तरह वो उनके ख्याल के मुताबिक अदलिया ने भी इसी वजह से उनका साथ दिया कि उन्होंने धमकियाँ लगाई हुई थी। सो वो उसी जो है वो पैटर्न पर चलते रहे। फिर उन्होंने ये भी मान लिया कि जब उन्हें एतमाद का वोट लेना था यूसुफ गिलानी साहब के सेनेटर मुंतखब होने के बाद, तो वो बंदे उनको जो है वो उनके कहने पर एक पाकिस्तान की एजेंसी ने बंदे पूरे करके दिए। और फिर उन्होंने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये बातें करनी शुरू कर दी कि जी हमें जो काम होता था हमें उनके ज़रिए करवाना पड़ता था, वो हमें बंदे पूरे करके देते थे। जो बिल पास कराना होता था उनके ज़रिए होता था, जो फॉरेन पॉलिसी होती थी उनके ज़रिए होती थी। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि जी मैं कुछ नहीं कर रहा था, सारा कुछ वही कुछ कर रहे थे। और फिर उन्होंने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू किया, अब उसके बैकग्राउंड में तो फॉरेन फंडिंग केस था, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू किया। और उनसे जब कहा गया कि जनाब ये तो आपके लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, आप तो उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे, तो अब आपको क्या हुआ? तो वो उस चीज़ से भी मुकर गए, जी मुझे तो उन्होंने कहा था। अब ये जो उन्हों है वो इन्होंने अपनी ज़बान पर रख लिया, हर चीज़ जो है इन्होंने उन्हों के ऊपर डालनी शुरू कर दी। फिर इसी तरह आगे बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि अब वो यहाँ तक कहना शुरू हो गया कि जनाब जो मैं चोर डाकू, उन्होंने कल जो अपनी एक तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि जी ये मुझे चोर डाकू जितना सारा कुछ है ये रिपोर्टें तो मुझे वो मैं जब हुकूमत में नहीं था तो मुझे तो उन लोगों ने बताया था, सारा कुछ उन्होंने बताया था। अब ये भी इल्ज़ाम उन्होंने उनके ऊपर लगा दिया। अच्छा, अब वो उस मामले से आज वो और भी आगे बढ़ गए। वो आज आगे और बढ़ गए कि पहले उन्होंने कहा जी शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। अच्छा, अब पुलिस ने मेडिकल कराया, पता लगा कोई तशद्दुद नहीं हुआ, अदालत में मेडिकल पेश हो गया। उसके बाद फिर वो अडयाला जेल शिफ्ट हो गए। जेल शिफ्ट होने के बाद वो जेल वालों ने का एक सरसरी से तिब्बी मुआयना किया, उसमें भी कोई तशद्दुद नहीं आया। उसके बाद जो वज़ीर दाखिला पंजाब के थे हाशिम डोगर, वो जेल में जाके मिले शहबाज गिल से, बाहर निकल कर उन्होंने मीडिया से कहा जी कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बड़े सुकून से बड़े आराम से। लेकिन इमरान खान साहब ने ये तकरार जारी रखी तशद्दुद वाली, जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं ना कि वो बार बार इतना कहो कि वो सच झूठ भी सच लगने लगे, तो वो झूठ भी सच लगना शुरू हो गया। और फिर उनकी पार्टी ने जब देखा कि जनाब इमाम हमारा यही बात करे तो सबने ये बात करनी शुरू कर दी, बड़ा तशद्दुद हो गया, बड़ा तशद्दुद हो गया। फिर कल जब हाई कोर्ट में जब केस लगा हुआ था इनकी जिस्मानी रिमांड दोबारा दिए जाने के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सवाल किया कि इनकी जो है तबीयत किस वक्त ख़राब हुई? उन्होंने कहा जी 4:15 बजे। तो उससे पहले उन्होंने कहा जी वो आए थे तो ठीक थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक थे। उनका फिर 4:15 बजे तबीयत ख़राब हुई, तो इसका मतलब है 3 बजे उनका दोबारा जिस्मानी रिमांड दिए जाने का फैसला, उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई। तो ये उस वक्त उनकी तबीयत मुबैना तौर पर ख़राब हो गई। लेकिन इसके बावजूद आज जब उनको दोबारा फिर अदालत में पेश किया गया, वहाँ से वो लेकर आए, इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की, पूरा सिस्टम लगाया कि जो हुकूमत पंजाब की अपनी पूरी कुव्वत थी वो लगाई
कि इनको किसी भी तरीके से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना किया जाए अदालत के फैसलों के बावजूद। वो अदालत के इस फैसले को भी उन्हीं फैसलों की तरह मानने के लिए तैयार नहीं थे जैसे उन्होंने पहले तरीक़े अदम एतमाद के वक्त अदालतों के फैसले मानने से अमली तौर पर इनकार किया था। बहरहाल उनको देना पड़ा 5-6-7 घंटे के वक्फे के बाद, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल ने जो बातें की थी वो बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ थी। किसी भी इदारे पर तनकीद भी हो सकती है, एक दायरे के अंदर किसी भी इदारे के किसी अफसर के एक्ट पर भी एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन किसी तरह भी पाकिस्तान की फ़ौज के डिसिप्लिन के बीच में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये वो रेड लाइन है जिसको किसी को भी क्रॉस करने की इजाज़त ना दी जा सकती है और ना ही दी जानी चाहिए। तो ये इस लाइन से क्रॉस हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसों में वो क्लिप्स निकाल के चलाने शुरू किए, कभी मौलाना फजल रहमान के, कभी मरियम साहबा के, कभी नवाज शरीफ साहब के, लेकिन वो चीज़ें थी जो कि ऑलरेडी अदालतों में ज़ेर समाअत है। अगर मरियम साहबा ने किसी अफसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो उन इल्ज़ाम उन्होंने ज़बानी कलाम नहीं लगाया, वो अदालत के बीच में दरख्वास्त में मौजूद है। लेकिन डिसिप्लिन को ब्रीच करना ये एक अलग बात है। तो इनको किसी सियाने ने यह मशवरा दिया था और बड़ा ठीक मशवरा दिया था कि आप अपने आप को डॉक्टर शहबाज गिल के बयानिए से अलग करें। तो खान साहब ने कहा कि देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उसने कुछ किया है तो उसने गलत किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको कानून के मुताबिक हो, तो कानून के मुताबिक गिरफ्तारी, रिमांड, ये सारा कानूनी कार्रवाई है, ये गैर कानूनी कार्रवाई है, किसी का अगवा वगैरह तो नहीं है। तो बहरहाल खान साहब ने जब ये बातें करनी शुरू की तो फिर फैसल जावेद ने भी कहा कि नहीं, ये उनका बयान बड़ा गलत है और शहबाज गिल को ऐसे नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी ने ये बात की, लेकिन फिर अचानक जब इमरान खान साहब को ये महसूस हुआ कि मामला तो उनके हाथ से निकल गए, तो उन्होंने यहाँ पर एक दफ़ा फिर यू टर्न लिया और उनको फील होना शुरू होगा कि अब वो लाडले नहीं रहे इस सारी रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद। क्योंकि जब ज़बानी तो वो उनकी गिरफ्तारी की जो है वो हक में बात करते कि ठीक है कानून के मुताबिक करवाई हो, हमें कोई मसला नहीं है, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब ये शहबाज गिल की हवालगी वाला मामला हुआ तो उस वक्त इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके पंजाब गवर्नमेंट के ज़रिए कोशिश की कि डॉक्टर शहबाज गिल को रोका जाए और कानून की अमलदारी ना होने दी जाए, जिस पर फिर लाजिम बात है कि जब एक लाडलेपन की भी एक हद होती है तो वो हद जो है वो ज़राए का कहना है कि अब मुबैना तौर पे हो गई है ख़त्म। इमरान खान साहब के जो है हॉट वाटर्स वाले दिन अब शुरू हो गए हैं और आज उनको एक और भी बहुत बड़ा धचका लगा है। इमरान खान साहब ने कम से कम अभी तक की अपनी सियासी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आज जब वो मिलने पहुंचे पिम्स में शहबाज गिल साहब के साथ तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इससे पहले खान साहब को ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मुझे को रोक सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज फिर ऐसा हुआ कि वो उनको शहबाज गिल साहब से नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने फिर ये एक मुबैना तौर पर झूठ बोल दिया मीडिया के सामने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी ये अदालत का हुक्म था और इसके बावजूद मुझे नहीं मिलने दिया गया। हालांकि वो ये बात गलत कर रहे हैं, अदालत में से इजाज़त ली थी वकला ने मिलने की और वकला उनसे मिलकर के अदालत के हुक्म के मुताबिक जा चुके थे। इमरान खान साहब ने अपने लिए कोई इजाज़त हासिल नहीं की थी। और उसके बाद मरियम साहबा ने भी कहा कि जी हमने तो जब मुलाकातें वगैरह करते थे तो अदालत की इजाज़त लिया करते थे जब इस तरह को रिमांड के दौरान मुलाकात होती थी। तो ये जनाब अब कहानी बन गई है और ये बताया जा रहा है एक बहुत करीबी तल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ है इंसार वासी साहब के। उन्होंने भी ये बात की है कि जनाब अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और माफ़ी की गुंजाइश ख़त्म है, लाडलापन अब ख़त्म शुरू। चलते चलते डॉक्टर शहबाज गिल की भी बात कर लेते जी। एक इल्ज़ाम कि जी इस पर तशद्दुद हुआ है। ये बात बढ़ते बढ़ते इमरान खान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इनके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया तो फिर किसने किया है। और फिर उसके बाद उन्होंने इंतहाई संगीन तरीन ऐसे तशद्दुद के इल्ज़ाम लगाए जो यहाँ पर बयान करना मुनासिब नहीं है। तो फिर मामलात इस तरफ चले गए कि फिर उनका लाडलापन अब ख़त्म हो गया है और माफ़ी की गुंजाइश नश था। अब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी खुल गई हैं। जो FIA को उन्होंने जवाब दे दिया था कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, FIA ने दोबारा उनको नोटिस भेजा और कहा कि अगर 3 नोटिस पे आपने हमें सवालात के जवाब ना दिए तो आपके वारंट गिरफ्तारी भी निकल सकते हैं। जो रेफरेंस की समात जो है उनकी नाअहली के हवाले से, तोशा खाना के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो भी इस वक्त चल रही है और भी बहुत सारे मामलात इस वक्त उनके ज़ेर समात हैं और अब उनका लाडलापन ख़त्म हो गया है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान का कानून इमरान खान साहब को कैसे ट्रीट करता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।